नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर की घटनाक्रम की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चुनाव से संबंधित। दक्षिण भारत का वो राज्य जहां की राजनीतिक दशकों तक दो ध्रुवों डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही, आज ऐसा मोड़ पर है जिसे समझना किसी पहेली से कम नहीं। जनता ने वोट दिया, बदलाव की लहर भी दिखी, लेकिन जब नतीजे ईवीएम से बाहर आए तो सामने था अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम। जी हां, इस पार्टी ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन जश्न की जगह आज वहां गहन चिंता और जोड़ तोड़ का शोर है। 108 सीटों के साथ विजय सबसे बड़े खिलाड़ी तो बन गए, लेकिन सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए जरूरी 118 का जादुई आंकड़ा अब भी कोसों दूर है। आखिर क्यों जीत के बाद भी विजय की सरकार अटकी हुई है और सत्ता की असली चाबी आज किसके पास है? तमिलनाडु की 234 सीटों वाली विधानसभा का गणित इस बार उलझ गया है। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 118 का आंकड़ा पार करना होता है। विजय की टीवीके ने 108 सीटें हासिल की है। पहली नजर में यह आंकड़ा शानदार लगता है, लेकिन राजनीति में 108 और 118 के बीच की यह 10 सीटों की दूरी हिमालय चढ़ने जैसी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ 10 सीटों का मामला नहीं है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो विधानसभा सत्र शुरू होगा तो स्पीकर का चयन होगा। अगर स्पीकर सत्ता पक्ष से बनता है तो प्रभावी मतदान संख्या में एक और कमी आएगी। इसके अलावा यदि कोई विधायक एक से अधिक सीट से जीता है और सीट छोड़ता है तो बहुमत का गणित और भी पेचीदा हो जाएगा। सरल शब्दों में कहे तो विजय के लिए यह जीत कम और जोड़ तोड़ की एक कठिन परीक्षा ज्यादा बन गई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के पास आज जो संवैधानिक शक्ति है जो राज्य का भविष्य तय करेगी, लेकिन क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को भी बुला सकते हैं? आपको बता दूं, संविधान के अनुच्छेद 164 राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की शक्ति देते हैं, लेकिन ये शक्तियां परंपराओं और कानूनी मिसालों से बंधी हुई है। आपको बता दूं, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग की सिफारिशें स्पष्ट रूप से वरीयता तय करती है। इसके अनुसार सबसे पहले उस गठबंधन को मौका जो चुनाव से पहले बना हो, दूसरा मौका सबसे बड़ा दल यानी टीवीके को, तीसरा मौका चुनाव के बाद बने नए गठबंधन को। राज्यपाल आर्लेकर को यह तय करना होगा कि जिसे भी वह आमंत्रित करे उसके पास सदन में बहुमत साबित करने का वास्तविक क्षमता हो। यह राज्यपाल की भूमिका रेफरी की है, ना कि खिलाड़ी की। अक्सर ऐसी स्थितियों में आरोप लगते हैं कि राज्यपाल पक्षपात कर रहा है, लेकिन भारतीय न्यायपालिका ने इसका समाधान सालों पहले कर दिया है। अगर हम बात करें 1994 का ऐतिहासिक एसआर बोम्मई बनाम भारत संघमाला की, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि बहुमत का फैसला राजभवन के कमरों में नहीं बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर होगा। यानी राज्यपाल विजय को शपथ दिला सकते हैं, लेकिन असली अग्नि परीक्षा सदन के भीतर फ्लोर टेस्ट के दौरान होगी। अगर विजय वहां 118 का समर्थन नहीं जुटा पाए तो सरकार गिर जाएगी। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो पर्दे के पीछे से डोर खींच रहे हैं। डीएमके, एआईएडीएमके और कांग्रेस, ये वो दल है जो सीधे तौर पर भली सत्ता से दूर दिख रहे हो, लेकिन आज हर एक विधायक की कीमत सोने के बराबर है। ऐसे में विजय के सामने आज 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार इस समय किंगमेकर बन गए हैं। दूसरा, विपक्षी खेमे यानी कि डीएमके और एआईएडीएमके के असंतुष्ट विधायकों का समर्थन हासिल करना। और तीसरा, किसी बड़े स्थापित दल के साथ सत्ता में साझेदारी करना। लेकिन समस्या यह है कि हर गठबंधन की एक राजनीतिक कीमत होती है। विजय ने बदलाव के नाम पर चुनाव लड़ा है, ऐसे में पुराने स्थापित दलों के साथ हाथ मिलाना उनकी छवि के लिए जोखिम भरा हो सकता है। तमिलनाडु का यह चुनाव एक नए युग की शुरुआत है। राजनीति अब सिर्फ 2 परिवारों या 2 रंगों की नहीं रही। जनता ने विजय को मौका तो दिया, लेकिन पूर्ण अधिकार नहीं दिया। यह जनादेश नेताओं को यह संदेश देता है कि अगर सरकार हुक्म से नहीं बल्कि सहमति और समझदारी से चलेगी। विजय के लिए यह सिर्फ फिल्मी पर्दे का क्लाइमेक्स नहीं बल्कि वास्तविक लोकतंत्र की वो कसौटी है जहां संख्या बल ही सर्वोपरि है। क्या विजय इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या तमिलनाडु एक बार फिर चुनाव की ओर बढ़ेगा?
या आने वाला वक्त ही बताएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार, क्या ऐसे में बीजेपी की सरकार बन पाएगी? आज हम इसी बारे में जानेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी हार स्वीकार नहीं कर रही है। चुनावी नतीजे के एक दिन बाद यानी कि मंगलवार को नाराज ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के साथ चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल में चुनाव को जबरन अपने पक्ष में करने का आरोप लगाया है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और सवाल किया कि जब उन्हें अनुचित तरीके से हराया गया है तो वह इस्तीफा क्यों दे। आपको बता दूं, उन्होंने कथित तौर पर कहा है, अगर वे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं तो लगा दे, अगर वे मुझे बर्खास्त करना चाहते हैं तो कर दे, इसे एक काले दिन के रूप में दर्ज होने दीजिए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा? क्या इससे नई सरकार बनाने में अड़चने आएगी? चलिए जानते हैं। अब हम समझते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। देखिए, जब विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो चुनाव होते हैं। देखिए, जब समान पार्टी फिर से जीतती है, यानी कि वही पार्टी फिर से चुनाव जीतती है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री फिर से शपथ ले सकते हैं, लेकिन उन्हें औपचारिक रूप से एक बार इस्तीफा देना पड़ता है और नए सिरे से विधायक दल का नेता चुना जाना होता है। लेकिन जब नई पार्टी जीतती है तो पुराने मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता, तब तक राज्यपाल उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री यानी कि केयर टेकर सीएम के रूप में बने रहने के लिए कह सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कार्यवाहक मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, कार्यकाल खत्म होने और नई शपथ होने के बीच के समय में मुख्यमंत्री कार्यवाहक के तौर पर काम करते हैं। इस दौरान वे केवल रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य ही कर सकते हैं। वे कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते और ना ही कोई बड़ी वित्तीय घोषणा कर सकते हैं। अब हम अगला प्रावधान की बात करते हैं। यदि कार्यकाल समाप्त हो गया है और चुनाव में देरी हो रही है या कोई सरकार नहीं बन पा रही है तो राज्यपाल विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। यदि हम संक्षेप में कहें, कार्यकाल खत्म होने पर मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी शपथ ना ले ले, ताकि राज्य में शासन का शून्य फायदा ना हो। अगर हम उदाहरण की बात करें तो महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अक्टूबर 2019 महाराष्ट्र विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और चुनाव के नतीजे भी आ चुके थे। ऐसे में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर 8 नवंबर 2019 को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। चूंकि उस समय किसी भी पार्टी या गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था, इसलिए राज्यपाल ने फडणवीस को तब तक के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी। कार्यवाहक सीएम के तौर पर उन्होंने करीब 4-5 दिन तक पद संभाला। इस दौरान वे कोई नया बड़ा सरकारी फैसला या नीतिगत घोषणा नहीं कर सकते थे। वे केवल राज्य के रोजमर्रा के जरूरी कामों को देख रहे थे। अब जब कोई भी दल बहुमत साबित नहीं कर पाया तो राज्य में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और अंततः नई गठबंधन सरकार का गठन हुआ। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल की स्थिति की बात करें तो यदि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है तो राज्यपाल अपना प्लेजर विड्रॉ करेंगे। राज्यपाल की ओर से प्लेजर विड्रॉ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मौजूद उस संवैधानिक शक्ति को बताता है जिसके अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है। आपको बता दें कि भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 260 सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिससे पश्चिम बंगाल में तृणमूल के 15 साल के शासन का अंत हो गया। तृणमूल को इस चुनाव में 80 सीट पर जीत मिली। साथ ही ममता बनर्जी भी अपनी मौजूदा यानी कि भवानीपुर विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने पुनः हराया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजनीति में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। करीब 2 दशकों तक चले नीतीश युग के धीरे धीरे ढलने और भाजपा के पूर्ण वर्चस्व के उदय का गवाह बना है ऐतिहासिक गांधी मैदान। आज 7 मई 2026 को सम्राट चौधरी सरकार के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार संपन्न हुआ। इसे केवल शपथ ग्रहण मत कहिए, यह 2029 के महासंग्राम के लिए बिछाई गई एनडीए की वो विसात है जिसने विपक्ष के खेमे में हलचल मचा दी है। सम्राट चौधरी के कैबिनेट में 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में धमाकेदार एंट्री हुई।
इन्होंने कैबिनेट की जिम्मेदारी संभाली। 46 साल के इतिहास में पहली बार बिहार की सत्ता की चाबी पूरी तरह से भाजपा के हाथ में। गृह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। आपको बता दें, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने नए मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली के लिए बिहार अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक मिशन है। सबसे बड़ा बदलाव गृह विभाग में है। 20 साल बाद यह विभाग जदयू के हाथ से निकलकर भाजपा के सम्राट चौधरी के पास आ गया है। यह संदेश साफ है, बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर की परिभाषा भाजपा तय करेगी। सत्ता का कायाकल्प तो हो गया, लेकिन राह आसान नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े खबर की। बस्तर की नई पहचान नक्सलवाद नहीं, अब पावर हाउस के रूप में गूंजेगा। बस्तर, जिसे कभी केवल घने जंगलों और संघर्ष के लिए जाना जाता था, अब देश के हरित ऊर्जा मानचित्र पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर को एक विशाल पावर हब बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। थर्मल पावर यानी कोयले से आगे बढ़कर अब सरकार का पूरा फोकस पंप स्टोरेज और सौर ऊर्जा पर है। जानकारी अनुसार इस पंप स्टोरेज प्रोडक्ट से 5700 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा होगी। इसका उद्देश्य थर्मल पावर के बजाय पर्यावरण अनुकूल ग्रीन एनर्जी पर विशेष जोर देना है। विवादों में रही बोधघाट परियोजना को अब बिजली उत्पादन और बेहतर जल प्रबंधन मॉडल में ढालने की तैयारी की जा रही है। सरल भाषा में समझे तो यह हकीकत एक विशाल रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करती है। जब बिजली की मांग कम होती है तो पानी को नीचे से ऊपर के जलाशय में पंप किया जाता है, और जब बिजली की भारी मांग होती है तो ऐसी स्थिति में पानी को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, जो टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करता है। यह पारंपरिक पनबिजली के उलट एक ऐसे ही पानी का बार बार इस्तेमाल कर सकता है जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। छत्तीसगढ़ में बिजली की मांग 7118 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई है। ऐसे में यह परियोजना न केवल राज्य को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन भी साधेगी। खबरों में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन लेता हूं आप सभी से विदा। शुभ रात्रि।